कैसे हो बच्चों। वेलकम टू नाइन्थ क्लास एवरीबॉडी। आप सारे के सारे अब सीनियर्स बन चुके हो। लास्ट ईयर तक हम लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे थे, क्लास 8 में पढ़ने वाले, जिसके अंदर हमारे पास कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं आता था पढ़ने के लिए। कम कम टॉपिक्स हमको पढ़ने हुआ करते थे। लेकिन यस, अब हम सीनियर्स हो चुके हैं। क्लास के अंदर बैठेंगे तो यस हमको पता लगेगा कि एक नए नए टॉपिक्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। स्कूल के अंदर जाएंगे तो एक अलग से, कह सकता हूँ मैं, अलग से एक स्वैग होगा हम लोगों का कि हाँ अब सीनियर बन चुके हैं हम लोग। तो थोड़ी सी सीनियर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं ज़रा कि हमारे पास अब क्या क्या करिकुलम आने वाला है। बच्चों, मैं यहाँ जो आया हूँ ना आपके पास, आपके लिए आज मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ना कुछ 2-3 दिनों से कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे थे बार बार ये पूछने के लिए कि सर करिकुलम में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब हमारे कोर्स के अंदर कुछ कम बढ़ती हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी कभी कोई बच्चा गूगल खोल रहा है या फिर कोई भी एक वेबसाइट खोल रहा है, वहां पे एक छोटा सा पॉपअप उसे नजर आ रहा है। पॉपअप उसे किस चीज का नजर आ रहा है कि हमारे कोर्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे लिए कोर्स में कुछ ना कुछ कम किया है या फिर कुछ ना कुछ ज्यादा किया है। क्लियर है। बट एक चीज मैं आप सबको यहाँ पे आज क्लियर करने के लिए आया हूँ कि आपके करिकुलम के अंदर है क्या क्या चीजें। अब ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि क्या है हमारे पास कोर्स के अंदर, क्या आया है क्या नहीं आया है। देखो बच्चों, आप लोग अब सारे के सारे नाइन्थ में आ चुके हो। नाइन्थ में आने के बाद एक बहुत कॉमन चीज मैं बताता हूँ। जैसे हम नाइन्थ में आते हैं ना, हमारे घर वाले, इसके अलावा में हमारे सीनियर्स सीनियर्स स्कूल वाले हो गए या फिर हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर, कोई भी अगर इसमें से कोई भी होता है तो ये सारे के सारे क्या करते हैं ना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमें डराते हैं। हमें कैसे डराते हैं? ये कहते हैं अब देखो, अब ना ये 9th क्लास है, पूरे 12 साल की सबसे मुश्किल क्लास है। ये बेस है 10th क्लास का। 10th के अंदर बोर्ड है, अगर बोर्ड में स्कोर करना है तो इस बार भी स्कोर करना पड़ेगा। इस बार भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है। देखो बच्चों, अब इन सब के लिए ना मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा। ये सारे के सारे जब भी कभी ऐसा बोलते हैं ना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको शायद मुश्किल लगा होगा। क्लियर। और लगना भी चाहिए। यस, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जब भी कभी हम लोग इन नई क्लास में आते हैं और हमें सारे के सारे बता रहे होते हैं कि क्या मुश्किल है क्या आसान है, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है हमारे ऊपर। तो हमें लगना भी चाहिए मुश्किल, ठीक है। बट एक चीज आप मेरी हमेशा याद रखिएगा कि मुश्किल चीजें तब बनती हैं जब हम उसे सही से पढ़ते नहीं हैं। अगर मैं चीजों को सही से पढ़ूंगा तो मुझे कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। क्लियर है। मतलब अगर मैं एक चीज आराम से सोचूं कि मान लो मेरे पास कोई नया कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत थॉरोली पढ़ा है और मुझे वो चीज आती है, तो भाई पेपर में लिख के ही तो आना है, तो कहां से वो चीज मुश्किल हो गई। क्लियर है। आपने बहुतों को ये बात बोलते हुए सुनी होगी, इवन आपके स्कूल के टीचर्स तक आपको ये बात बोलते हैं कि 9th क्लास बहुत मुश्किल क्लास है। 9th क्लास 10th का बेस है। अगर आपने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपकी 10th क्लास भी खराब हो जाएगी। देखो, उनका जो मोटिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि आप एक सही तरीके से पढ़ पाओ। इसके अलावा में उनका मोटिव आपको डराने का नहीं होता। अगर मैं 9th क्लास के करिकुलम के बारे में बात करूँ ना, इसे मुश्किल क्यों बोला जाता है? सबसे पहली चीज, अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज करता हूँ कि वाई एवरीवन अराउंड अस सेइंग 9th क्लास सबसे ज्यादा मुश्किल है। भाई क्यों मुश्किल है 9th क्लास? इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। हमारे पास वो सारी चीजें आई हैं जो हमने आज तक देखी तक नहीं है, जिनके बारे में हमने आज तक सुना तक नहीं है। क्लियर है। तो 9th क्लास को मुश्किल बोलने का जो रीजन है वो सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास सारे नए कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है। बट स्टिल 9th क्लास बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 9th क्लास के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, थॉरोली स्टडी करनी है। यहाँ पे मैं जो आप लोगों के पास आया हूं, मैं यहाँ पे क्लास 9th का साइंस का कोर्स करिकुलम डिस्कस करने के लिए आया हूँ। 9th क्लास साइंस का अगर मैं कोर्स करिकुलम के बारे में बात करूं कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना है और कैसे कैसे हम इस मुश्किल वर्ड को हटा सकते हैं। क्लियर। चलो, तो अगर मैं इस तरीके से देखूं ना, तो हमारा जो 9th क्लास का सिलेबस है ना साइंस का, उसे मैं उसके पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक पेपर होगा 80 मार्क्स का और एक पेपर होगा 20 मार्क्स का। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब ये वाला जो पेपर है ना आपका 80 मार्क्स का, ये वाला पेपर आपका होता है एक्सटर्नल पेपर। कौन सा पेपर होता है बच्चों? ये एक्सटर्नल पेपर होता है। तो ये वाला जो पेपर है आपका, ये आपका एक्सटर्नल पेपर है। एक्सटर्नल मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। और ये जो 20 मार्क्स का है, दैट इज योर इंटरनल असेसमेंट।
क्लियर है? आप इनको एक्सटर्नल असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट भी बोल सकते हो। तो ये 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और ये 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जाम के हैं। क्लियर है? यानी कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। चलिए, अब अगर ये देखा जाए कि ये जो 80 मार्क्स है और ये जो 20 मार्क्स है, ये बाइफरकेट तो हमको समझ में आ गया, ये वो होंगे जो हम लोग लिख करके पेपर में लिख के ग्राफ कर सकते हैं, और ये वाले वो मार्क्स होंगे जो हम लोग अल्टीमेटली हमारे टीचर्स से हमको मिलने वाले हैं। क्लियर है? ये जो इंटरनल असेसमेंट है दैट इज कंप्लीटली इन हैंड्स ऑफ योर टीचर्स। क्लियर है? ये हमेशा याद रखना, ये पूरा का पूरा ये जो 20 नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इन द हैंड्स ऑफ टीचर। ये सिर्फ आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में है। तो आपके ये 20 नंबर आपको स्कूल के टीचर्स से मिलने वाले हैं। हम बात करते हैं फिलहाल 80 मार्क्स की। अब मुझे 80 मार्क्स के अंदर से कितने मार्क्स लेके आने हैं? पहला क्वेश्चन, जितने मैं चाहूं मैं उतने मार्क्स ला सकता हूं, ये उसका जवाब। क्लियर है? मतलब आप जिस हिसाब से पढ़ोगे आपके मार्क्स उतने ही आएंगे। देखो 9th के अंदर ना जरूरी नहीं है हर कोई तुर्रम था निकले कि हर कोई बच्चा 80 और 80 ले आए, जरूरी नहीं है हर कोई नीचे ही आएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज पे रहते हैं, जो बिलो एवरेज रहते हैं, जो अबव एवरेज रहते हैं। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, बट आपको करना क्या है? आपको अपनी कैपेबिलिटीज को पुश करना है ताकि आप एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी इजीली समझ पाओ। आती है बात समझ? तो अगर मैं 80 मार्क्स के एक्सटर्नल पेपर के बारे में बच्चों बात करता हूं ना, तो ये जो एक्सटर्नल पेपर है इसके अंदर ये हमारा जो साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है बच्चों? तो हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर होगा ना, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब अगर यहाँ पर समझा जाए एक चीज, तो ये जो केमिस्ट्री होगी, हमारी केमिस्ट्री हमारे फाइनल एग्जाम में आती है 23 मार्क्स। क्लियर है? ये जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स हमारे एग्जाम में आती है 27 मार्क्स। और बाकी बचे हुए 30 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं बायोलॉजी के। क्लियर है? तो एक चीज याद रखना कि आपके पास 23 मार्क्स की आपके पास केमिस्ट्री है, 27 मार्क्स की फिजिक्स है, 30 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी होगी। क्लियर? सो ये हमारा बाइफर्केशन रहेगा आपका 80 मार्क्स का। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 80। क्लियर है कहानी? यहाँ तक समझ में आया टॉपिक क्या कह रहा है? तो सबसे पहली बात, अगर हमारे कोर्स के बारे में बात करी जाए तो साइंस का पेपर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 80 हमारे एक्सटर्नल पेपर, 20 हमारे इंटरनल। ये बात हम सबको पता है क्योंकि पहले भी होता आ रहा है। 9th क्लास के अंदर थोड़ा सा हमारे पास अब नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि आप पहली बार सीनियर बने हो, पहली बार आपको नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं बच्चों। लास्ट ईयर तक आपके पास लिमिटेड कंटेंट होता था, आपके पास क्वेश्चंस लिखे होते थे, आंसर लिखे हुआ करते थे, आप लेते थे, याद करते थे, आंसर लिखते थे, दैट्स इट, पेपर दे दिया, खत्म। 9th के अंदर ये नहीं चलता बच्चों। 9th के अंदर होता क्या है? आपके पास एक बुक होगी, बुक के अंदर आपके पास कंटेंट होगा, आपको बुक पढ़नी है, कंटेंट याद करना है, कंटेंट याद करके दुनिया जान के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो उसके आंसर देने हैं। आई बात समझ? अब मैंने यहाँ वर्ड बोला दुनिया जहान, तो याद रखना हमारी क्लासेस के अंदर वो दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन मैं कवर अप करवा दूंगा। कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो बोलता जाऊं सिर्फ वो करते जाओ, ये सारा का सारा मेरे ऊपर है। आती है बात समझ? क्लियर है कहानी? चलिए, अब अगर इसी तरीके से मैं आगे लेके चलता हूँ करिकुलम को, अब मैं इनको डिवाइड करने के बारे में बात करता हूँ कि अगर मैं अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को डिवाइड करूँ तो क्या क्या है। देखो, मेरे पास जो मेरी केमिस्ट्री है ना, वो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं टोटल। केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। डन। दूसरा चैप्टर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छा, मैं यहाँ पर शायद पूरा पूरा चैप्टर का नाम लिख के टाइम ना वेस्ट करूं, आप लोग बुक उठाइए, मैं आपको चैप्टर का नाम स्टार्ट करवा रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपको वहां से मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों हमारी केमिस्ट्री के अंदर ना कुल मिला के ये 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर,
एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एक चीज देखना, ये वाला जो चैप्टर है ना, मतलब आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो दोनों के दोनों चैप्टर है ना बच्चों, ये दोनों चैप्टर एक्चुअल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। क्लियर है? मतलब ये वो दो चैप्टर हैं जो हमारे हेल्प करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। यानी कि इनके आगे मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दीज आर हेल्पफुल इन क्लास 10th। ये कहाँ पे हेल्पफुल होंगे हमारे लिए? क्लास 10th के लिए। जो भी हमको बोलता है ये बात कि 9th 10th का बेस है, तो इन दो चैप्टर्स के अंदर वो बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होती है। ये दो चैप्टर हमारे 10th की केमिस्ट्री का बेस है, क्योंकि 10th की केमिस्ट्री जब भी हम कभी स्टार्ट करेंगे तो ये दो चैप्टर्स हमें आने चाहिए, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है कहानी? समझ आता है? तो केमिस्ट्री में हमारा जो मेन फोकस होगा वो इनके ऊपर होगा अगले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चारों ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ये वाले जो दो चैप्टर्स है ना, ये वाले जो दो चैप्टर्स हैं, इनको मैं जनरल साइंस के चैप्टर बोलता हूँ, क्योंकि इनके अंदर एज सच कोई केमिस्ट्री का ज्यादा टॉपिक यूज नहीं होता है। ठीक है? ये दोनों के दोनों चैप्टर जनरल साइंस के चैप्टर्स आप लोग बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ करके बोलो। क्लियर हुआ? समझ आया? ये हमारा केमिस्ट्री था। सिमिलरली देखो, अगर मैं बायोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, तो बायोलॉजी के अंदर क्या है? बायोलॉजी में सबसे पहला आपका चैप्टर सेल आएगा। सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5, मैं शॉर्ट फॉर्म में सेल बोलता हूँ उसको। अगला चैप्टर आपके पास टिश्यू आएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर आपके पास डाइवर्सिटी आएगा। मैं दोबारा से पूरा नाम नहीं लिखूंगा। क्लियर है? एक चैप्टर आएगा आपके पास व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्लियर है? तो अब ये वाई डू वी फॉल इल का जो टॉपिक है, मतलब ये जो चार चैप्टर्स हैं, ये आपके चैप्टर्स बायोलॉजी के चैप्टर हैं। सेल, देखो बायोलॉजी ना एक चेन है, अगर आपको वो चेन समझ में आ गई तो बायोलॉजी से आसान कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर मैं सेल के बारे में बात करूं, तो सेल सबसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट टिश्यू। ठीक है? फिर बॉडी ऑर्गेनिज्म, वो नहीं है। फिर आया डाइवर्सिटी, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। और फिर आता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बच्चों ये चारों के चारों चैप्टर्स अगर मिला दिए जाए ना, तो ये चारों चैप्टर हमारे एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स के आते हैं। आई बात समझ में? ये चारों चैप्टर्स हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे? 20 मार्क्स के आएंगे बच्चों। तो यहां तक क्लियर होता है? चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूं अपने करिकुलम को लेकर के। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है ना बच्चों, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास बायोलॉजी के ही दो और चैप्टर्स है। बायोलॉजी का एक चैप्टर हमारे पास आता है आर एनवायरनमेंट, और एक चैप्टर हमारे पास आता है फूड रिसोर्सेस। इसके अंदर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये वाला जो अकेला चैप्टर है ये आपके एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का आएगा, और ये वाला जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का आएगा। आती है बात समझ? तो बायोलॉजी कुल मिला के 30 मार्क्स की हो गई हमारी। 20 मार्क्स के वो 4 चैप्टर हो गए, 6 नंबर का एक ये चैप्टर और 4 नंबर का एक ये चैप्टर। क्लियर है कहानी? समझ में आया? ये वाले जो दोनों चैप्टर हैं ये काफी इजी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है? ये इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर यानी कि नॉर्मल कॉमन सेंस के ऊपर है चैप्टर। काफी हद तक ये काफी हद तक चैप्टर किसके ऊपर है? नॉर्मल कॉमन सेंस के ऊपर। जितनी पुरानी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी हैं। तो मैं इसके अंदर बोल सकता हूं थोड़े से एसएसटी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। थोड़े से किससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं? ये एसएसटी से रिलेटेड चैप्टर्स है। तो इफ यू आर गुड इन एसएसटी, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, एसएसटी में बच्चे अच्छे नहीं होते, चलिए कोई बात नहीं, मेरी एक वीडियो एसएसटी में भी बनाऊंगा मैं अभी, उसके अंदर भी हम देखते हैं एसएसटी के अंदर क्या आने वाला है और क्यों हमें पसंद नहीं होती एसएसटी। इफ यू आर गुड इन एसएसटी देन ये दो चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सर पर हमें तो एसएसटी समझ ही नहीं आती, वो तो माइंड ब्लोइंग लगती है, हमेशा माइंड के ऊपर से ही ब्लो करके जाती है, फिर क्या किया जाए। तो यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम ये चैप्टर्स करेंगे तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें कुछ नहीं आता। क्लियर है? तो हमें सब कुछ याद हो जाएगा इजीली, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ये समझ आया? चलिए, इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो अगला आता है फिजिक्स। तो देखो बच्चों, अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ ना, फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर आपके पास जो आएगा दैट इज मोशन, देन फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन,
देन ग्रेविटेशन, देन अगला चैप्टर हमारे पास आएगा वर्क एंड एनर्जी, और अगला चैप्टर हमारे पास आएगा साउंड। ठीक है बच्चों, किसी ने बोला था कि नाइन्थ जो है वो टेंथ का बेस है, फिजिक्स के अंदर ये चीज मैटर नहीं करती है कि नाइन्थ टेंथ का बेस होगा। क्यों मैटर नहीं करता है? क्योंकि फिजिक्स के अंदर कोई भी सिंगल चैप्टर आपका टेंथ में नहीं आने वाला। ये वाला चैप्टर जो आप लोगों का नाइन्थ में आ चुका है वो चैप्टर कभी भी टेंथ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये टेंथ के अंदर रिपीट नहीं होने वाला। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि फिजिक्स जो होगी वो हमारी एग्जाम के अंदर 27 मार्क्स की आने वाली है, तो हमको इसको नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलना है। ऐसा मत सोचना बच्चों कि नाइन्थ का अगर टेंथ से कोई लेना देना नहीं है तो नाइन्थ छोड़ो, टेंथ में ही बात कर लेंगे। नाइन्थ में जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना हैबिचुअल हो जाओगे पढ़ने का, और तभी टेंथ में स्कोर कर सकते हो। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब कोई ये बात बोलता है ना कि नाइन्थ इज अ बेस ऑफ टेंथ, तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि नाइन्थ के अंदर अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और आपका स्कोर समवेयर अराउंड 80 टू 90 या फिर 70 टू 80% के बीच में आया। क्लियर है? मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था और आपका स्कोर आता है 70 टू 80% के बीच में, तो ये बात समझ लेना कि उसी तरीके से पढ़ने पर आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से पढ़ने पे आपका टेंथ का स्कोर 90 टू 100 के बीच में चला जाएगा। बट अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं जी नाइन्थ मुश्किल थी, टेंथ आसान है, हम टेंथ में कम पढ़ेंगे, तो टेंथ में कम पढ़ के भी आपके उतने ही नंबर आएंगे, फिर कम के हिसाब से। आती है बात समझ? क्लियर है? तो टेंथ कब तक आसान है? जब तक आप उसे उसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आपने नाइन्थ को पढ़ा था, डर की वजह से कि इतनी मुश्किल आ गई है। आई बात समझ? क्लियर होता है? तो ये तो बच्चों था हमारा करिकुलम कि हमारे कोर्स के अंदर है क्या क्या चीज। अच्छा, मैंने चैप्टर नंबर नहीं लिखे हैं यहाँ पर, तो बुक्स उठाओ, उसके अंदर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ आया सबको? चलिए, अब मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की। तो अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। देखो बच्चों, हमारा जो एक फाइनल एग्जामिनेशन होगा ना, फाइनल एग्जामिनेशन, अच्छा मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूरी की पूरी बुक आती है। ठीक है, आपके मिड टर्म में कुछ चैप्टर्स आएंगे, किसी के स्कूल में कुछ, किसी के स्कूल में कुछ, स्कूल स्कूल पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पीरियोडिक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम के अंदर हमारे क्या क्या आएगी, पूरी की पूरी बुक आएगी। अब अगर मैं इस पूरी बुक के बारे में बात करूं तो हमारा जो फाइनल एग्जाम है उसको हमने कुल मिला के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट आता है बच्चों वो आता है सेक्शन ए, फिर दूसरा पार्ट मेरे पास आता है सेक्शन बी, और फिर तीसरा पार्ट जो मेरे पास आता है वो आता है सेक्शन सी। क्लियर है? अब अगर मैं सेक्शन ए के बारे में बात करता हूं तो सेक्शन ए जो होगा वो होगा 1 मार्क ईच, हर क्वेश्चन यहाँ पे एक एक नंबर का होने वाला है। इसी तरीके से सेक्शन बी जो होगा वो होगा 3 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 3 नंबर का होने वाला है। और सेक्शन सी होगा 5 मार्क्स ईच, यहाँ पे हर क्वेश्चन 5 5 नंबर का होने वाला है। क्लियर हुई कहानी? अब अगर एक एक नंबर के क्वेश्चंस देखे जाए ना तो एक एक नंबर में आएंगे क्या, देखो यहाँ पे 10 होंगे हमारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, शायद आपके 8th के पेपर्स में भी आया होगा, अदरवाइज लास्ट ईयर से ये 9th ऑनवर्ड तो इंट्रोड्यूस हो ही चुका है। देखो इसका बच्चों मोटिव क्या था, हमारा एजुकेशन सिस्टम ना ये अब थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है, तो इन्होंने ये सोचा कि जब भी कभी हम आफ्टर 12th किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद हम जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक पेपर देना पड़ता है जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। और वो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको आता सब कुछ है, उनको लिखने को कहोगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बट जैसे ही उनको बोला जाता है ना 4 ऑप्शन है टिक करना है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। डन, आता सब कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे फंबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो वो डर मिटाने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए अभी से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ऑब्जेक्टिव की आदत डलवा रहा है, पहला। ठीक है, 10 एमसीक्यूज के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 या फिर 3 आएंगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। डन,
दो या तीन क्या आएंगे बच्चों यहाँ पे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोगों से क्या कहते हैं। देखो असर्शन रीजनिंग क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, दैट इज योर असर्शन। कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दी, लेट से किसी ने मेरे से आकर के बोल दिया, अभी हमने थोड़ा बहुत शायद स्टार्ट किया है साइंस के अंदर, तो मैं वहीं से रिलेट करता हूँ चीजों को। लेट से किसी ने मेरे से आगे बोल दिया कि शुगर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दैट इज अ स्टेटमेंट। इसके नीचे एक दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, शुगर गोज इनसाइड सॉरी शुगर गोज इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, पहली स्टेटमेंट थी शुगर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरी स्टेटमेंट थी शुगर गोज इनटू द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। आती है बात समझ, इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब ये दो स्टेटमेंट है, जो पहली वाली स्टेटमेंट होती है दैट इज योर असर्शन, और दूसरी वाली जो स्टेटमेंट होती है उसे बोलते हैं रीजन। क्लियर है। अब होगा क्या, या तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट लिखी है वो सही है, और जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी है वो उसका रीजन है। यहां पे है ना वो केस, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, करेक्ट। शुगर क्यों है सॉल्युबल, क्योंकि शुगर गोज इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर, यस ये भी सही है। यानी कि ये पहली स्टेटमेंट भी सही थी, दूसरी भी सही है, और दूसरा उसका रीजन भी है। क्लियर। अब इसमें चार तरीके हो सकते हैं, कोई भी दो स्टेटमेंट दे देगा, चार तरीके होंगे, या तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है और रीजन भी है, पहला। दूसरा, या तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, लेकिन दूसरा उसका रीजन नहीं है। मान लो इसमें मैं बोलता शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरे में मैं बोल देता कि शुगर कुछ भी, लेट से मैंने दूसरे के अंदर बोल दिया कि शुगर आर द शुगर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्लियर है। तो मैंने कुछ भी बोल दिया, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो सही तो है कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या वो उसका रीजन है, नहीं वो रीजन नहीं है। तो ये हो गया। तीसरा, तीसरा क्या होगा, असर्शन सही होगा, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा, ठीक है। और फोर्थ वन, पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, ये क्लियर होता है। चलिए इसके आगे के बारे में अगर बात करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इस चीज के हो गए हैं। उसके बाद दोबारा से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो या तो होंगे हमारे ट्रू फॉल्स, या फिर होंगे हमारे फिलअप्स। डन बच्चों। 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग तो 3 ट्रू फॉल्स और फिलअप्स, और 2 क्वेश्चन अगर 3 क्वेश्चन अगर असर्शन रीजनिंग तो 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और फिलअप्स। डन। बाकी के बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस हमारे बचते हैं वो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड आंसर, 1 सेंटेंस आंसर, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। क्लियर है कहानी, समझ में आया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कुल मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के अंदर बच्चों आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, मिले जुले आएंगे, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा फिजिक्स, कौन सा बायो, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। किसी के पेपर का आगे लिखा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, क्वेश्चन फिजिक्स से, क्वेश्चन बायो से, तो हम याद करके जाएंगे, वहां से हो ही जाएगा। समझ आता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पास होना ना पेपर में बहुत आसान हो गया, स्कोर करना बड़ा आसान हो गया। देखो अगर 80 मार्क्स का पेपर है, एंड इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 80% इज नॉट दैट बैड स्कोर, वो बहुत बुरा स्कोर नहीं होता। 80 में से अगर 80% देखा जाए तो 64 मार्क्स बनते हैं। बच्चों अगर 20 नंबर इसके हो गए, इसमें तो मार्क्स कटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है। 30 नंबर इसके, 50 तो ऐसे ही हो गए, और इतने गए गुजरे आप होने की इसके अंदर से कुछ लाना था। क्योंकि सबसे आसान सेक्शन जो होता है वो हमारा होता है सेक्शन सी, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। आती है बात समझ में। तो ये वाला जो सेक्शन ए होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा, जो सेक्शन बी होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा, और जो सेक्शन सी होगा वो आपका दोबारा से 30 मार्क्स का। ठीक है जी। सो ये है आपका पूरा का पूरा फाइनल एग्जाम का बाइफर्केशन, कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है और कैसे हमको करना है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आने वाला है, क्या क्या होगा उसके अंदर, ये सब कुछ।
ठीक, समझ आया। तो कोर्स में क्या क्या है वो क्लियर हुआ, पेपर कैसा आने वाला है वो क्लियर हुआ। देखो इन सारी बातों के बाद ना अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि जिनके मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर करिकुलम चेंज हुआ है नहीं हुआ है, हमको कहीं पॉपअप नजर आ रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ ना कुछ कोर्स में कम या ज्यादा किया है। बच्चों कुछ चेंज नहीं हुआ, लास्ट ईयर से अभी तक 9th के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर है। हाँ, ये चिंता की बात आपके पेरेंट्स के लिए है, क्यों है, क्योंकि उनको ये चीज लग रही है कि अभी तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए ड्यू टू पेंडेमिक। हम लोग सारे के सारे फिलहाल घरों के अंदर ही बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग स्कूल नहीं जा पाए तो धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है सेशन का, बट कंटेंट हमारा उतना ही है। अब अगर टाइम कम होता जा रहा है और कंटेंट हमारा उतना ही है तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बच्चों यहाँ पर ये आती है कि कवर अप कैसे करेंगे। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि हमारा कोर्स, अगर मैं एक सेशन के बारे में बात करूँ, मैं पूरा 12 महीने का सेशन नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक 10 महीने के सेशन की। अगर मैं एक 10 महीने के सेशन के बारे में बात करूँ ना तो उसमें हमारा कोर्स 2 से 3 बार कवर होता है। ठीक है, तो ये मेरे मतलब ये मेरी जो बात है ये सारे पेरेंट्स के लिए है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका बच्चा कोर्स कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए हम 10 महीने के अंदर 2 से 3 बार कोर्स करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम 10 महीने के अंदर 2 से 3 बार कर रहे हैं तो अगर टाइम कम होता भी है तो हम एटलीस्ट 2 बार या ना करते हुए भी हम एक बार और उसके बाद एक छोटी सी रिवीजन तो कर सकते हैं ना। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कोर्स कवर नहीं होगा या कोई बहुत जल्दी जल्दी भगाएगा कोर्स को। कोई नहीं भगाएगा कोर्स को। अगर हम कोर्स को बिल्कुल सिंपल नॉर्मल स्पीड से रखेंगे तब भी हम लोग ऑन टाइम रिवीजन का टाइम छोड़ करके हम लोग अपने कोर्स को खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से। आती है बात समझ। तो सबसे पहला कोर्स में है क्या क्या, दूसरा हमारे पेपर में क्या आने वाला है, मतलब पेपर कैसा आने वाला है, और तीसरा तीसरा ये कि हमें बुक्स कौन कौन सी यूज करनी है। ये सबसे बड़ा डाउट होता है क्योंकि 9th में आने के बाद हमारे सीनियर्स हमें बहुत कुछ बता के जाते हैं कि ये बुक पढ़नी है वो बुक पढ़नी है। तो सुनो बच्चों, देखो सबसे पहली जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो होगी आपकी एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से करनी है बच्चों, ये तो छोड़ना ही नहीं है। कम से कम 2 बार आपको अपनी एनसीईआरटी खत्म करनी है। अच्छा, इसको एनसीईआरटी खत्म करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ उसके क्वेश्चंस करने हैं। यू हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी। क्लियर है, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी बच्चों, एक एक पैराग्राफ सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चैप्टर याद होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि इस बार अब वो 8 वाला टॉपिक नहीं रह गया कि 10 क्वेश्चन लिखे मैं 10 पढ़ने, इसमें से कोई 5-6 आ जाएंगे, नहीं। इस बार तो एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ में से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 12 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, तो आपको वो पैराग्राफ आना चाहिए। आती है बात समझ में। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हेल्प बुक्स की कि आप कौन कौन सी बुक्स की हेल्प ले सकते हो, तो बच्चों केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों के लिए ना यू कैन गो फॉर लखमीर सिंह। आप कौन सी बुक का यूज कर सकते हो, लखमीर सिंह। लखमीर सिंह को मैं जो बोलता हूँ वो सिर्फ इसका रीजन सिर्फ इतना सा होता है क्योंकि इसके अंदर ना एक्सप्लेन्ड होता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर ना, एनसीईआरटी एक बहुत छोटी सी बुक है, हमारी गवर्नमेंट इस बुक को बना रही है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। उसके अंदर होता क्या, इतना छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन जब हम उस पैराग्राफ को समझेंगे तो वो पैराग्राफ एक्चुअली इतना बड़ा होना चाहिए था। क्लियर है, मतलब उसके एक छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारी अलग अलग चीजें छुपी हुई होती हैं। तो या तो आप इस तरीके से पढ़ो कि छुपी हुई चीजों को निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका है गो फॉर लखमीर सिंह। क्लियर है, लखमीर सिंह में एक टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लो एक टॉपिक है, उसके नीचे उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगे। समझ रहे हो, मतलब आपने एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ पढ़ा, उससे कुछ भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आंसर्स बना करके लखमीर सिंह के अंदर उसी पैराग्राफ में ऐड ऑन करेंगे। क्लियर, तो मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन आंसर की कहानी भी खत्म हो जाती है। डन। तो ये इजी लैंग्वेज है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक इजी लैंग्वेज की वजह से मैं इसको बोलूंगा। इसकी लैंग्वेज जो है वो आसान है, इसीलिए आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, याद रहेगा। क्लियर है। अच्छा सर ठीक है, ये दोनों तो बता दिया, बट व्हाट अबाउट दिस वन।
बच्चों बायोलॉजी, बायोलॉजी 9th की ऐसी बुक है जहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम? यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि बहुत नई नई चीजें हैं इसके अंदर ना, एक्चुअली वर्ड्स ही कुछ ऐसे ऐसे हैं जो हमारे सर के ऊपर से जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नीमाटोडा, एनिलिडा, मोल्यूस्का, एकिनोडर्माटा, बलानोग्लॉसिस, क्लियर है, साइक्लोस्टोमेटा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, मैंने कुछ नाम बोले हैं और कुछ नहीं बोला। ठीक है बच्चों, समझ आता है यहाँ तक का टॉपिक? तो आसान है। बायोलॉजी के अंदर हमें कुछ नहीं करना, बायोलॉजी के अंदर हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है, दैट इज आर एनसीईआरटी। बायोलॉजी की एनसीईआरटी 2 बार तो मैंने पूरी बुक करने के लिए बोला ही है, एडिशनली बायोलॉजी की 1 बार और कर लेना, 3 बार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर है? इसके अलावा में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। डन? चलिए, अब अगर मैं यहां पे देखता हूं एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चों, जब आपका कोर्स खत्म हो चुका है, अब आपको रिवीजन करनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? रिवीजन देखो, सबसे पहली बात तो रिवीजन के लिए मैं तो अपने असाइनमेंट्स देता हूं बच्चों। मेरे तो असाइनमेंट्स मैंने बना रखे होते हैं, मतलब मैं बनाता हूँ हर साल, तो मैं वो असाइनमेंट्स देता हूँ, असाइनमेंट्स करवाता हूँ, उससे रिवीजन हो जाती है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी एनसीईआरटी रिपीट करोगे दोबारा से, तीसरी बारी हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा में आपको करने हैं, अच्छा मेरे पास होते हैं मेरे टेस्ट पेपर्स, मैं फुल कोर्स टेस्ट पेपर लेता हूँ। ये जो फुल कोर्स टेस्ट पेपर होते हैं वो प्रैक्टिस करवा देंगे हमें पेपर लिखना कैसे है, कैसे नहीं करना। आप लोग अगर मतलब बाय चांस कोई मेरे से नहीं पढ़ रहा, तो आप लोग बेसिकली अब किस तरीके से कर सकते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सैंपल पेपर्स। और बच्चों सैंपल पेपर आपको ज्यादा नहीं करने हैं, आपको सैंपल पेपर सिर्फ 5 से 6 पेपर्स इंटू 2, 5 से 6 पेपर करने हैं बच्चों 2 बार, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर है? एनसीईआरटी रिपीट करनी है, 5 से 6 पेपर करने हैं 2 बार, और साथ साथ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्कूल की वर्कशीट्स। क्योंकि बच्चों 9th क्लास के अंदर हो तो आपके टीचर्स जो आपको करवाएंगे वो आपके एग्जाम में आएगा, तो याद रखना स्कूल वर्कशीट हमारा मेन टॉपिक। क्लियर है कहानी? समझ आता है? तो ये पूरा का पूरा आपका कोर्स डिस्क्रिप्शन है, आपका पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम है, पेपर में कैसे आने वाला है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है। अच्छा कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने उसके ऊपर अभी कुछ नहीं बताया आपको ना, मैं अभी बताऊंगा कि हमें पता ही नहीं कोर्स के अंदर क्या चीज है। ये बात मैं आपसे करूंगा कुछ 5-10 मतलब 6-7 महीने के बाद, जो हमारा कोर्स हो चुका होगा, तब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, कि हम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो वो एक बात की बात है। सबसे पहली चीज कोर्स में क्या है वो समझ आ गया, पेपर कैसा आएगा वो समझ आ गया, और तीसरा तीसरा ये कि हमें पढ़ना कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो समझ आ गया। क्लियर है कहानी? समझ आता है? चलिए, सो बेसिकली बच्चों, अब जो हम लोग क्लासेस देते हैं, हमारी क्लासेस के अंदर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी और लखमीर सिंह मेरी साथ साथ चलती है, ये खत्म हो जाती है, फिर हम दोबारा से करते हैं इन्हें, दोबारा करने के बाद फिर मेरे असाइनमेंट्स आते हैं, साथ साथ हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं। वीकली टेस्ट हमारे डे 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हर वीक एक टेस्ट हुआ करेगा। फाइनल्स यानी कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, यानी कि हम फुल कोर्स पेपर लेते हैं, बच्चों को 3-3 घंटे बिठा करके अपने पास ही बिठा करके पूरे पेपर लिए जाते हैं, जिससे कि एक बार पूरा का पूरा पैटर्न समझ आ जाए, बच्चे को पेपर लिखना आ जाए। क्लियर है? तो याद रहेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा करिकुलम डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा में अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट ऑन दैट वीडियो, मेरे को पता लग जाएगा, मैं आपके जवाब दूंगा वहां पर। अदरवाइज आपको हमारा नंबर यहाँ नीचे फ्लैश करता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ नीचे फ्लैश्ड है हमारा नंबर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे डायरेक्टली हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आप यहाँ से बात कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो बच्चों मेरा नाम है रोहन अग्रवाल। डन? आप डायरेक्टली यहाँ पे हेल्पलाइन पे कॉल करके मेरे से बात करने के लिए उनसे बोल सकते हो। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन माई नंबर। आती है बात समझ? क्लियर होता है टॉपिक क्या कह रहा है? सो अल्टीमेटली कोर्स करिकुलम में क्या है क्या नहीं है, आई थिंक अब सबकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी होंगी। इसके अलावा किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। क्लियर? समझ आता है? चलो, थैंक यू सो मच।